नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो पहले से अपन ने जो डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं विदलन की, या फिर जो फर्टिलाइजेशन अपन स्टार्ट कर रखे थे तो अपने लास्ट तक में पढ़ा था, जिसके अंदर निषेचन कैसे होता है, निषेचन में कौन से प्रोटीन्स कौन से फैक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके दौरान लास्ट के अंदर जो बनता है उसे अपन कहते हैं जाइगोट। उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जो कैसा होता है भाई? 2n होता है। 2n के अंदर जो जाइगोट है इसके अंदर पहला जो विभाजन होता है, विभाजन, इसमें विभाजन जो होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस होता है। माइटोसिस विभाजन होता है। लेकिन इस माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है कि इसमें जो सेल की जो वॉल्यूम है, सेल साइज रिमेन सेम। सेल साइज के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन केवल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। ठीक है ना भाई? कभी भी आपसे जनरली बेसिक क्वेश्चन से वैसे भी कभी पूछा जाए कि क्लीवेज जो होता है वो होता क्या है, तो आप कहोगे एक समसूत्री विभाजन है जो जाइगोट डिप्लॉइड जो जाइगोट होता है उसके अंदर होता है। लेकिन बस विशेषता इतनी सी है कि इसके अंदर सेल की जो साइज है वो नहीं बढ़ती है, केवल सेल की संख्या है वो लगातार बढ़ती रहती है। इसका मतलब अपन अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ पे अपन कहें कि सपोज ये क्या है? जाइगोट है। इस जाइगोट में आप देखोगे कि इसके साइज इतनी है। इसका मतलब पहला जो विभाजन हुआ, ये विभाजन हुआ, 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल बन गई। इसका मतलब देखो सेल की नंबर बढ़ रही है, 4 सेल बन गई, लेकिन साइज नहीं बढ़ रही है। अब अपन देखोगे यहाँ पे सेल की साइज और बढ़ गई, लेकिन मतलब सेल की नंबर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सेल की साइज उतनी ही है अभी भी। इसका मतलब ऐसा विभाजन जिसकी सेल की साइज नहीं बढ़ती है, सेम रहती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं क्लीवेज, या फिर उसे विदलन के नाम से जाना जाता है, जो केवल जाइगोट के अंदर देखने को मिलती है। प्रत्येक सेल जो बनती है अभी, इसे क्या कहते हैं अपन? ब्लास्टोमियर कहते हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर जो सेल्स होती है इनमें भ्रूण बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है, या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो ये कैसी होती है? टोटिपोटेंट सेल होती है। कैसी होती है? टोटिपोटेंट सेल बोल सकते हो आप इसे, टोटिपोटेंट सेल। दूसरी चीज़ अपन कह सकते हैं टोटिपोटेंट सेल्स के साथ साथ में इनमें स्टेम सेल्स कह सकते हो आप, कि ये सेल्स कैसी होती है भाई? स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल। और स्टेम सेल का मतलब भी यही होता है कि ये जो सेल है वो लगातार विभाजन करती है, एक सेल अपनी जैसी बनाती है और इसके अलावा अन्य सेल्स बनाती रहती है। तो ये जो विदलन की प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होती है। अब अपन चलते हैं अपने जो चैप्टर है अपना आज का, विदलन। ठीक है, अब अपन विदलन के ऊपर चलते हैं। देखो विदलन जो टर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, विदलन क्लीवेज, यह शब्द वॉन बियर ने दिया था। कभी टर्म पूछा जा सकता है ऐसा कि ये टर्म किसने दिया है, तो विदलन। आगे देखो, फर्टिलाइज्ड ओवम या जो एग होता है जिसे अपन जाइगोट कहते हैं, एक्टिवेटेड एग कह सकते हो आप, उसी को अपन क्या कह सकते हैं? जाइगोट कह सकते हैं। में बिना साइज बढ़े लगातार फास्ट माइटोसिस विभाजन होता है, जिसे विदलन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है। ठीक है ना? इस टाइम पर ऑक्सीजन की क्या होती है? अधिक डिमांड होती है। तो फीमेल के अंदर जो है वो महसूस होने लगता है जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर। क्लीवेज से बनी कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो है उनको हिंदी में कहते हैं कोरक खंड। जाइगोट में क्लीवेज से साइज में वृद्धि नहीं होती, लेकिन सेल्स की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। क्लीवेज में इंटरफेज अवस्था, देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लीवेज के दौरान कौन सी फेज की अवस्था नहीं होती है? तो इसमें G1 और G2 जो है वो एब्सेंट होती है। क्लीवेज की इंटरफेज अवस्था काफ़ी छोटी होती है, जबकि आपको पता है इंटरफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है, लेकिन इसमें काफ़ी छोटी होती है तथा इस दौरान केवल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की संख्या डबल होती है, जिसके कारण से सेल डिवीजन तो होती है, लेकिन उसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है। इसका मतलब अपन कहेंगे कि यहाँ पर G1 और G2 अवस्था नहीं पाई जाती है, केवल S अवस्था पाई जाती है। इंटरफेज की 3 अवस्था होती है भाई। इंटरफेज की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। आगे देखोगे, अर्थात क्लीवेज की इंटरफेज में केवल S फेज पाई जाती है। ये सेंटेंस याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, केवल S फेज पाई जाती है तथा इसमें G1 व G2 अवस्था नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में हो चुका है। G1 और G2 जो अवस्था है वो क्लीवेज के दौरान एब्सेंट होती है। इस दौरान आरएनए व प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। इस दौरान आरएनए और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। ब्लास्टोमियर्स के न्यूक्लियस में केंद्रिकाएं एब्सेंट होती है, ठीक है ना। केंद्रक जो होता है ब्लास्टोमियर का, उसमें न्यूक्लियोलस, जिसे अपन केंद्रिका कह सकते हैं, केंद्रिका क्या होती है भाई? एब्सेंट होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे क्लीवेज की स्टेप कौन सी होती है? गैस्ट्रोला स्टेज के अंत तक चल सकती है। इसका मतलब कभी पूछा जाए कि विदलन की स्टेप कहाँ से स्टार्ट होती है? जाइगोट से स्टार्ट होती है। कहाँ तक चलती है? तो लगभग जो गैस्ट्रोला जो स्टेज होती है वहाँ तक क्या होता है? क्लीवेज होता रहता है। गैस्ट्रोला स्टेज के बाद में गैस्ट्रोला जैसी कंप्लीट होती है उसके दौरान धीरे धीरे जो क्लीवेज है वो बंद हो जाता है, सेल डिवीजन नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस देखो, केंद्रिका गैस्ट्रोला अवस्था में सर्वप्रथम देखने को मिलती है, ठीक है ना। जाइगोट से लेकर पूरे क्लीवेज के दौरान न्यूक्लियोलस या केंद्रिका एब्सेंट होती है, लेकिन सर्वप्रथम गैस्ट्रोला अवस्था के अंदर वापस से रीअपीयर हो जाती है, उसे देखने को मिल सकता है। आगे आप देखोगे विदलन के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अभी अपन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। विदलन के प्रकार देखो, फैट ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर का जो भविष्य है उसके आधार, क्या क्या आधार है उनके भविष्य के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पे? उनके भविष्य में कौन सा ब्लास्टोमियर क्या बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा ब्लास्टोमियर आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनाएगा, उसका क्या काम होगा। यदि वो ब्लास्टोमियर की कोशिका वहाँ से हटा दी जाए तो कौन सा ऑर्गन विलुप्त होगा। ऐसी कंडीशन जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसका फैट या भविष्य कहते हैं। पहला तो आ जाएगा डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई जाइगोट स्टेज है या फिर ये जो स्टेज है इसके अंदर ये कोशिकाएं हैं, विभाजन हुआ है, तो इसके अंदर सपोज ये कोशिकाएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाओं का क्या है? ओक्टामर एक एम्ब्रियो है, प्री एम्ब्रियो कह सकते हो, प्रो एम्ब्रियो कह सकते हो। इसमें जो सभी कोशिकाएं हैं 8 सेल, ये सेल पहले ही अपने फंक्शन के लिए क्या है? फिक्स है। प्रत्येक सेल अपने फंक्शन के लिए क्या है? फिक्स होती है ये। इनमें से एक भी सेल को यदि निकाल दिया जाएगा आपको तो उस ऑर्गन का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपन थोड़ा देख लेते हैं। इस विदलन में बनी ब्लास्टोमियर सेल्स का भविष्य फिक्स होता है, ठीक है ना। डिटरमाइन हो चुकी है अपने काम के प्रति, स्पेसिफिक हो चुकी है अपने काम के प्रति, तो उस सेल को निकालोगे तो वह अंग भी निकल जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो ऑर्गन है ये क्या बनाने वाली है? इन फ्यूचर आपके जाके आई या फिर हो सकता है ये आपकी न्यूरॉन्स बनाने वाली है, ऐसा कोई पार्ट हो। तो अगर आप इस ब्लास्टोमियर सेल्स को यहाँ से निकालोगे तो आपके अंदर आँख या न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रत्येक सेल अपना स्पेसिफिक रोल है वो प्ले करती है, तो उसे कहते हैं डिटरमाइंड सेल। जैसे कोई भी ब्लास्टोमियर सेल नष्ट हो जाए तो भ्रूण में इस सेल के बनने वाला अंग का अभाव होगा, वो भी अंग उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा जो लोअर प्रकार के जो एनिमल्स उनमें देखने को मिलता है, जैसे निमेटोड्स, एनेलिडा, मोलस्का, एम्फीबिया और एसिडियंस। ये एग्जाम्पल याद रखना भाई। डिटरमाइन जो
क्लीवेज है वो किस में देखने को मिलता है, तो लोअर जो भी एनिमल्स उनमें सब में देखने को मिलता है। आगे आप देखोगे इसमें मोजेक डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसी को डिटरमाइंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, मोजेक डेवलपमेंट कहते हैं। मोजेक डेवलपमेंट का है मतलब है कि भाई आपको जैसे यहाँ से अपने अलग अलग सेल काट रिमूव कर दी, यहाँ से कि ये सेल रिमूव कर दिया आपने, यहाँ से ये सेल रिमूव कर दी, तो जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें वो अंग है वो क्या होगा, मिस होंगे, वहाँ पर वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसे क्या कहते हैं, मोजेक डेवलपमेंट कहते हैं। और मोजेक डेवलपमेंट या मोजेक क्लीवेज कहते हैं, जो खासतौर से लोअर जो एनिमल्स जो एग्जाम्पल बताए उन सब में पाया जाता है। तथा ये प्रोटोस्टोमल ऑर्गेनिज्म, स्नेल, एनालिड्स, निमेटोड्स में पाया जाता है। जो एग्जाम्पल बताए वही है पीछे वाले। आगे देखोगे इनडिटर्मिनेंट, इसमें 8 सेल के जो एम्ब्रियो है, 8 सेल्ड, ठीक है ना, 8 सेल तक कोई भी सेल है वो डिटरमाइन नहीं होती है अपने फंक्शन के प्रति। वो उनमें जो जीन है वो लेट अवस्था में एक्सप्रेस होते हैं। लगभग जो आपकी ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला के मिड ब्लास्टुला के आसपास में जीन है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट होते हैं, या लेट ब्लास्टुला के अंदर एक्सप्रेस होते हैं जीन। तो उसके बाद में इनका जो भविष्य है वो डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ तक इनका भविष्य डिसाइड नहीं होता है, इनडिटर्मिनेंट होते हैं भैया। इसका मतलब इनमें से किसी भी सेल को, ब्लास्टोमियर को आप निकाल भी दोगे, जैसे मान लो 8 सेल है, 8 सेल में से आपने एक सेल निकाल भी दी, 7 सेल बची है, तो 7 सेल से भी क्या बनेगा, एक कंप्लीट एम्ब्रियो बन सकता है। इसी प्रकार के जो जीव होते हैं जिनके अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, इनमें से आपको पता ही है मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्विंस। जो जुड़वा बच्चे जो उत्पन्न होते हैं ना, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस जिसे अपन बोल सकते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस जो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं क्योंकि उनके अंदर ब्लास्टोमियर सेल्स अपने फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक नहीं होते। प्रत्येक ब्लास्टोमियर सेल्स में एक फंक्शन होता है, अपने आप में टोटिपोटेंसी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकता है। यदि 8 सेल है, 8 सेल को अलग अलग किसी मदर के अंदर, 8 मदर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए तो 8 बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। ये अनिर्धारित विदलन होता है जब ब्लास्टोमियर सेल का फैट फिक्स नहीं हो। जैसे अपने अंदर अपन बात कर रहे हैं, यदि कुछ ब्लास्टोमियर सेल्स नष्ट हो भी जाए तो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट का विकास सामान्य ही होगा, किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, जो अपने अंदर पाया जाता है। इसमें प्रत्येक ब्लास्टोमियर सेल्स भ्रूण निर्माण में सक्षम होती है। इनसे आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण होता है, जैसे अपन अपनी बात कर रहे हैं जो मैमल्स है, हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर है। आगे आप देखोगे ट्विंस बनने में जैसे मोस्टली कॉर्डेट्स, जो भी प्राइमेट्स है या कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर इस प्रकार का जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है, जिसमें अपन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड जो आधार है, पहला तो भविष्य के आधार पे बता दिया, उनका फैट के आधार पे बता दिया। सेकंड अपन देखेंगे पित्तक की मात्रा के आधार पर विदलन, कि पित्तक जो है वो कैसे प्रभावित करता है। एक इसमें सीधा सा फंडा है, जहां पित्तक अधिक होगा वहां पर क्लीवेज कम होगा। पित्तक अधिक, इसका मतलब विदलन कम। दूसरी चीज अपन देखेंगे, यहां पर पित्तक अधिक है तो यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा, और साइटोप्लाज्म जहां होगा विदलन वहीं होता है। आपको सिर्फ ये समझना, जहां पर पित्तक या योग की मात्रा होती है वहां पर विदलन बहुत कम होता है, और जहां साइटोप्लाज्म होता है केवल वहीं पर विदलन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब पित्तक क्या करता है, अपने क्लीवेज को बैरियर के रूप में काम करता है, विदलन को होने से रोकता है, उसके आधार पे है ये। यहाँ पे आप देखोगे बेलफोर, ठीक है ना, बॉलफेयर के अनुसार विदलन की दर अंडे में उपस्थित योग की मात्रा या पित्तक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पित्तक की मात्रा घटेगी तो यहाँ पर विदलन घटेगा, विदलन बढ़ेगा, पित्तक की मात्रा घटेगी, तो इनका जो अनुपात है वो व्युत्क्रमानुपाती प्रकार का होता है। अर्थात एग में योग की मात्रा क्लीवेज की रुकावट पैदा करता है, जो मैंने आपको कहा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
तथा एग के जिस भाग में योग की मात्रा अधिक या ज़्यादा होती है वहाँ विदलन हमेशा कम होता है, जबकि जहाँ योग की मात्रा कम होती है वहाँ पर विदलन या क्लीवेज क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखो भाई, यह विदलन दो प्रकार से हो सकते हैं योग के आधार पर, होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज। अब सीधी सी बात है, अगर कोई अंडा है यहाँ पे, इसमें समान रूप से विदलन अगर हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसमें योग की मात्रा या पित्तक की मात्रा नाम मात्र की है और पूरे में बराबर रूप से क्या है, फैली हुई है। पित्तक यदि नाम मात्रा का हो, ना के बराबर हो और समान रूप से फैला हुआ हो, तो उसके अंदर सभी जो विभाजन है वो कैसे होंगे भाई, समान होंगे। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक, मतलब समान रूप से विभाजन, समान रूप से क्लीवेज, उसे कहते हैं कंप्लीट विदलन। तो ये किस में पाया जाता है, इन एग में योग की मात्रा बहुत कम और इक्वल रूप से पाई जाती है। कैसे होती है, समान रूप से वितरित होती है, इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें अपन देखेंगे पहला जो टर्म है वो अपना आ जाएगा इक्वल होलोब्लास्टिक। जो पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया होलोब्लास्टिक कैसा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है योग की मात्रा, तो है क्या, विभाजन पूरे में हो रहा है इसमें, ये सिंपल प्रकार का है। समान पूर्णभंजी, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे पूर्ण अंडे में समान रूप से विदलन होता है, जो भी अंडा है पूरा उसमें विदलन समान रूप से होता है, क्यों, योग की मात्रा बराबर है, तथा इसमें समान साइज की ब्लास्टोमियर सेल्स भी बनती है। ब्लास्टोमियर सेल्स समान बनेगी जब तक योग की मात्रा समान होगी तो समान बनेगी। एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, माइक्रोलेसिथल, अपना जैसा है, अपन कैसे माइक्रोलेसिथल है या एलेसिथल है, आइसोलेसिथल, ये कैसे अंडे होते हैं भाई, आइसोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल, जिसमें बहुत कम मात्रा के अंदर पित्त की मात्रा उपस्थित हो और बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर होगी तो उसमें विभाजन कैसा होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक होगा। ठीक है ना, इसी का दूसरा प्रकार यदि आप देखो, एक डायग्राम में दिख रहा है, इसी का दूसरा प्रकार के देखोगे होलोब्लास्टिक होगा डिवीजन। देखो दूसरा प्रकार का यदि आप देखोगे, अब है क्या, होलोब्लास्टिक है, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, लेकिन कैसा है, अनइक्वल है। अनइक्वल तभी हो सकता है जब एक साइड में पित्त की मात्रा क्या हो, कम हो, एक साइड में पित्त की मात्रा क्या हो, अधिक हो। अब क्लीवेज यहाँ भी होगा और क्लीवेज यहाँ भी होगा, नीचे वाले में भी होगा। यहाँ पर कोशिकाएं छोटी बनेगी ब्लास्टोमियर्स, क्यों, यहाँ पर पित्त की मात्रा कम है और रुकावट कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो कोशिका है वो छोटी बनेगी। विदलन पूरे में ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोशिकाएं जो ब्लास्टोमियर क्या होगी, बड़ी बनेगी। क्यों बनेगी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बैरियर करेगी, योग की मात्रा है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर विभाजन कंप्लीट है, होलोब्लास्टिक है, लेकिन अनइक्वल। दो प्रकार की सेल बनती है, एक ब्लास्टोमियर बड़ी होती है और कुछ ब्लास्टोमियर कैसी होती है, छोटी होती है, जो खास तौर से फ्रॉग जैसे में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे स्मॉल ब्लास्टोमियर्स होती है और यहाँ पे देखोगे आप लार्ज ब्लास्टोमियर्स होती है। देखो यहाँ पे ब्लास्टोमियर, यहाँ पे छोटी जो ब्लास्टोमियर उसे माइक्रोमियर्स कहते हैं और जो बड़ी ब्लास्टोमियर है उसे क्या कहते हैं, मेगामियर्स के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जा चुका है, जो फ्रॉग के अंदर कॉमन देखने को मिलता है भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कौन से अंडों में अनइक्वल होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मीजोलेसिथल अंडा होना चाहिए। मीजोलेसिथल का मतलब है उसमें पित्त की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, मध्यम प्रकार की, और टीलोलेसिथल होनी चाहिए, मतलब एक साइड में तो पित्त की मात्रा ज़्यादा हो यहाँ पर और एक साइड में बहुत कम हो, ना के बराबर हो, इस प्रकार से। तो ये क्या बोलते हैं इसे, टीलोलेसिथल हो, इस प्रकार का। तो इसमें ह्यूमन एग जो है उसका एक एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है ना, ह्यूमन एग। और इसमें हमेशा जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो फ्रॉग का पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई फ्रॉग का, कि फ्रॉग में किस प्रकार का क्लीवेज होता है, अनइक्वल
कंप्लीट होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज होता है। अंडा किस प्रकार का होता है? मीजोलेसिथल प्रकार का होता है, टेलोलेसिथल प्रकार के होते हैं। योग की मात्रा एक साइड में ज़्यादा होती है, एक साइड में कम होती है। फ्रॉग के अंदर जो ब्लास्टोमियर बनती है वो दो प्रकार की बनती है, माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स प्रकार का। आगे आप देखोगे सेकंड प्रकार का विदलन, तो यहाँ पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। पहला कैसा था भाई? होलोब्लास्टिक। सेकंड कैसा है? मीरोब्लास्टिक। अंशभंजी विदलन, इसका मतलब है कुछ पार्ट है वो विदलन में पार्टिसिपेट करता है। इनकम्प्लीट विदलन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पूरा भाग है वो विदलन में भाग नहीं लेता है, तो कुछ लेता है। यह विदलन मेगालेसिथल, जिसमें पित्तक की मात्रा क्या हो? काफ़ी अधिक हो, या पॉलीलेसिथल कह सकते हो, जिसमें पित्तक की मात्रा अंडों में अधिक होती है, उनमें विदलन है किसी एक जगह पे, छोटी सी जगह पे होगा, छोटी सी जगह पे, क्योंकि पूरा अंडा है वो पित्तक से भरा हुआ है, और जहाँ पित्तक होता है वहाँ पर क्लीवेज नहीं होता। इसका मतलब जो जगह खाली बची है, जहाँ साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा भी पदार्थ जहाँ उपस्थित है, वहीं पर क्या होता है? विदलन स्टार्ट होता है। तो ये जो है वो पाया जाता है दो प्रकार के जो अंडे हैं, पॉलीलेसिथल कह सकते हो, इसी को मेगालेसिथल कहते हो, जिसमें मात्रा अधिक होती है। इसमें पित्तक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जिसमें पित्तक अधिक हो वह क्लीवेज नहीं होता, ये मैंने बता रखा आपको। लेकिन जहाँ साइटोप्लाज्म का भाग होगा विदलन वहीं होगा। ये पित्तक के वितरण के आधार पर दो प्रकार का होता है कि पित्तक का वितरण कहाँ पे है, पित्तक की मात्रा अधिक कहाँ पे है, उसके आधार पर क्लीवेज होगा। आगे अपन देखेंगे, इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, जैसे यहाँ पे आप देखोगे पहला जो टर्म है, ये कई बार आ चुका भी एग्जाम के अंदर, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कोइडल, ठीक है ना, जो खास तौर से जो बर्ड वगैरह होते हैं, बर्ड्स, इसमें आप देखोगे कि पूरा जो एग होता है इसके अंदर आप देखोगे पूरे के अंदर क्या वो भरा हुआ है? पूरे के अंदर पित्तक भरा हुआ है। पित्तक के अलावा थोड़ी सी जगह होती है डिस्कोइड जैसी, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है भाई? पित्तक भरा हुआ है यहाँ पे। तो ऊपर वाला जो डिस्क जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वहाँ साइटोप्लाज्म है। तो जो विभाजन स्टार्ट होगा वो केवल वहीं पर विभाजन स्टार्ट होगा। विभाजन यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे विभाजन क्लीवेज स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, यहाँ पे देखोगे किस में पाया जाता है? प्रेजेंट इन मेगालेसिथल। पहली कंडीशन तो ये है ही, क्योंकि अपन पढ़ी ये है, मेगालेसिथल ही पढ़ रहे ऊपर की तरफ से। पित्तक के ऊपरी भाग में साइटोप्लाज्म की एक पतली सी परत होती है, जिसे अपन साइटोप्लाज्मिक डिस्क कहते हैं, जो मैंने अभी बताया डायग्राम में, जिसमें से विदलन स्टार्ट होता है। और इसे क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टो डिस्क कहते हैं। जहाँ से विदलन स्टार्ट होता है उसे ब्लास्टो डिस्क कहते हैं, या साइटोप्लाज्मिक डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये किस में पाया जाता है? तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा रेप्टाइल्स एग, ठीक है ना, और बर्ड्स या एवियन एग्स। और इनका एग कैसा होता है भाई? पॉलीलेसिथल होता है, और या मेगालेसिथल होता है। और किस प्रकार का होता है? डिस्कोइडल प्रकार का एग होता है। डिस्कोइडल प्रकार का मतलब जैसे पित्तक की मात्रा पूरी भरी हुई हो, थोड़ा सा कोई जगह हो जहाँ पे साइटोप्लाज्म हो, वहीं से विभाजन स्टार्ट होता है, तो एक डिस्क नुमा संरचना बनती है। आगे आप देखोगे देखो भाई, सेम उसी प्रकार का है, इनकम्प्लीट है, मीरोब्लास्टिक है। सेम उसी का दूसरा टाइप जो है वो अपन पढ़ेंगे, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज, इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, ये अंडा है, इसका साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है भाई? साइटोप्लाज्म है। और जो कोशिका द्रव्य मतलब पित्तक जो अपन कह सकते हैं, पित्तक अपन जो कह सकते हैं वो पूरे में भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पित्तक जो है वो पूरे में भरा हुआ है। आगे समझ में भाई? इसका मतलब विभाजन कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है वहाँ से विभाजन स्टार्ट होता है। तो विभाजन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा भाई? यहाँ से विभाजन स्टार्ट होगा। कोशिका विभाजन हो गई, केंद्रक विभाजन होगा,
और ये जो केंद्रक है वो कहाँ पे चले जाएंगे, साइडों में चले जाएंगे इस प्रकार से। ये केंद्रक क्या होंगे, साइडों में चले जाएंगे और इनके ऊपर क्या बन जाएगी, भित्ति का निर्माण हो जाएगा। अब ये क्लीवेज हो रहा है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो रहा है। अब इसका मतलब जो विदलन है वो देखो यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, सुपरफिशियल हो रहा है। देखो विदलन कहाँ पे हुआ, सुपरफिशियल। डिवीजन साइटोप्लाज्म बीच में था, केंद्रक डिवीजन हुआ और साइडों में चला गया। साइडों में जाने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ है, मेम्ब्रेन या झिल्ली का निर्माण हुआ है, जिसके कारण से सुपरफिशियल एक क्लीवेज देखने को मिलता है, जो खासतौर से जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके अंदर सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे यह विदलन इंसेक्ट एग में पाया जाता है। इंसेक्ट के जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनमें पित्तक की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, अंडों में पाया जाता है, क्योंकि इन अंडों में केंद्रक में पित्तक की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, पित्तक की मात्रा पाई जाती है तथा क्लीवेज प्रीधीय प्रकार का साइटोप्लाज्म में होता है। मैंने बताया स्टार्ट कैसे होता है, वैसे बीच में से स्टार्ट होता है, वो बाद में ऊपर जाके क्लीवेज देखने को मिलता है, तो प्रीधीय क्लीवेज होता है। ये आपको याद रखना भी, पेरीफेरियल क्लीवेज होता है, जिससे ब्लास्टोमियर पित्तक के चारों तरफ परत के रूप में बनता है, जो मैंने अभी बनाया, ये वाली स्ट्रक्चर है, बन जाते हैं। इसे सेंट्रोलेसिथल एग के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रोलेसिथल मतलब होता है कि इसका केंद्र जो भाग है ये वाला, इसके अंदर साइटोप्लाज्म मतलब पित्तक पाया जाता है, ये वाले भाग में यहाँ तक। ठीक है ना, ये पित्तक का भाग पाया जाता है, इसमें पित्तक की मात्रा अधिक होती है। तो इंसेक्ट का जो अंडा होता है वो कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल प्रकार का होता है। ठीक है ना, सेंट्रोलेसिथल। दूसरा अपन देखेंगे क्लीवेज किस प्रकार का होता है इंसेक्ट में, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है ना, मीरोब्लास्टिक मतलब अनइक्वल, पूरे में तो है ही नहीं ना, केवल यहीं पर हो रहा क्लीवेज, तो ये वाला, इसलिए क्या है, मीरोब्लास्टिक टाइप का है। ठीक है ना, यहाँ विदलन ऊपर हो रहा है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा विदलन, इसलिए मीरोब्लास्टिक प्रकार का है। तो समझ में आ गया होगा, ये ब्लास्टोमियर्स बनी है, ब्लास्टोडिस्क है ऊपर की तरफ, और ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म है। ये इस प्रकार से, इसमें सुपरफिशियल जो क्लीवेज होता है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, ये वाला। और ये वाला कौन सा था भी, इससे पहले वाला जो था ये वो था, और ये से इंसेक्ट वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे आगे, देखो ये डिस्कोइडल प्रकार का क्लीवेज था, और ये कैसा था, सेंट्रोलेसिथल प्रकार का सुपरफिशियल क्लीवेज हुआ इसके अंदर। वो एग्जांपल अपने देखे हैं। क्लीवेज का ओरिएंटेशन कौन से तल से, कौन से प्लेन से क्लीवेज होगा, वो सेंट्रियोल पे डिपेंड करता है। सेंट्रियोल जहाँ पे अरेंज होंगे, स्पाइंडल एक्सिस बनेगी, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि ये कोई जाइगोट है, अगर यहाँ पे आया है सेंट्रियोल, तो यहाँ से तो क्लीवेज कैसा होगा, ऐसा होगा, बराबर होगा। यदि सेंट्रियोल यहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्लीवेज ऐसा होगा। यदि यहाँ पे अपन देखेंगे सेंट्रियोल यदि एक दूसरे के तिरछे हैं, तो ओब्लिक प्रकार का क्लीवेज होगा। इसका मतलब ओरिएंटेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ से आता है भाई, सेंट्रियोल आता है स्पर्म के साथ, स्पर्म के साथ में आता भी। याद रखना भी, एग के अंदर जो विदलन होता है उसके अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो कहाँ से आता है, एग से आता है, और एग के न्यूक्लियस जो उसके साथ में आता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है। कभी पूछा जाए आपसे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और अंदर आने के बाद में क्या करता है, डिवीजन कर लेता है, दो बना लेता है। एग का जो सेंट्रियोल होता है वो नष्ट हो जाता है, एंड एग का नहीं काम आता है इसमें। जैसे रेडियल क्लीवेज, ठीक है ना, रेडियल का मतलब घूमते हुए, रेडियल चारों तरफ से होता है, विदलन होता है। ये खास तौर से ड्यूटेरोस्टॉम्स, कुछ वर्टिब्रेट्स, इकाइनोड्रम्स में पाया जाता है। ठीक है ना, रेडियल जो चारों तरफ होता है। स्पाइंडल एक्सिस या तो स्पाइरल या 90 डिग्री पर बनते हैं अंडाणु में, जिससे न्यू सेल्स के एक दूसरे के ठीक ऊपर स्थित होती है। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर होती है, ऊपर की तरफ बनती रहती है, इस प्रकार से यहाँ पे सेल्स बनती रहती है, एक दूसरे के ऊपर सेल बनती रहती है, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर बनती रहती है, रेडियल प्रकार की होती है। जैसे इकाइनोड्रम्स
और सी स्क्रूएट है, ठीक है ना। ये इसके एग्जाम्पल है, लेंसिलेट्स। एग्जाम्पल्स भी याद रखना भी, इनके छोटी छोटी चीज़ें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा क्या पता पूछी जाए। देखो दूसरा जो ओरिएंटेशन के आधार पे अपन देख रहे हैं कौन सा है, ओब्लिक प्रकार का, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया आपको तिरछा वाला ओब्लिक वाला, वो अपन देखेंगे यहाँ पर। ओब्लिक क्लीवेज जो होता है वो स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे माइटोसिस स्पाइंडल फाइबर जो एक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से तिरछे होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तिरछे अरेंज होते हैं, जिससे एनिमल पोल को देखने पर डॉटर सेल ब्लास्टोमियर का एक सर्पिल पैटर्न बनता है, एक दूसरे के घूमते हुए पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सपोज डिवीजन हो रहा है, बराबर विभाजन नहीं होगा, कैसा होगा, घूमता हुआ विभाजन होगा स्पाइरल प्रकार का, जैसे प्रोटोस्टोम्स, मोलस्का एंड एनालिड्स। ये एग्जाम्पल याद रखना भाई। ओब्लिक क्लीवेज है वो किस में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनालिड्स में है, मोलस्का है और प्रोटोस्टोम्स इनमें देखने को मिलता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सभी आपके लिए तो इंपॉर्टेंट अभी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये चीज़ें। आगे आप देखोगे रोटेशनल क्लीवेज की डिवीजन के साथ साथ में रोटेशन चलता हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे रोटेशनल क्लीवेज की क्लीवेज भी हो रहा है और एग है उसमें रोटेशन भी हो रहा है, तो सेल्स भी क्या होगी, रोटेट होती है साथ साथ। यह विदलन मेमल्स स्तनधारी, निमेटोड्स, ह्यूमन आई गया, सी एलिगेंस निमेटोड्स में पाया जाता है। इसका मतलब मेमल्स और निमेटोड्स में पाया जाता है। सी एलिगेंस जो एग्जाम्पल है वो मॉडल है किसका, सेल डिवीजन का, तो ये खास तौर से निमेटोड्स में देखने को मिलता है, इसी का मेंबर है। मेमल्स में होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज पाया जाता है, ठीक है ना भाई। किस प्रकार का होता है, ह्यूमन में होलोब्लास्टिक और रोटेशनल क्लीवेज पाया जाता है। मेमल्स में प्रथम विदलन मेरी डायनोलल, यहाँ पे आप देखोगे मेरी डायोनल प्लेन मध्य तल पर होता है तथा ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। सेकेंडरी क्लीवेज में एक ब्लास्टोमियर में मेरी डायोनियल, जबकि दूसरे सेल में इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है। अब यहाँ पे क्लीवेज देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे जाइगोट है, इसमें पहला क्लीवेज जो ये बन गया यहाँ पे। अब दूसरा जो क्लीवेज है वो कैसा होगा, दूसरे में इस प्रकार से अरेंज होगी, एक में इस प्रकार के सेल्स हैं हॉरिजॉन्टल और एक में क्या है, वर्टिकल सेल्स, इस प्रकार का अरेंज होता है। इतना ही तो कभी पूछा भी नहीं गया है, इतना तो कॉमन है ये तो चीज़। थोड़ा सा आगे देख लो आप। डेवलपमेंट एम्ब्रियो की साइज में गैस्ट्रुलेशन अवस्था तक कोई भी चेंज नहीं आता है। मैंने कहा ना जाइगोट की जो भी साइज रहेगी उसके साथ में साइज कभी नहीं बढ़ती है जब तक गैस्ट्रुलेशन स्टेज प्राप्त ना कर ले। मेमल्स में एम्ब्रियोनिक जीन एक्सप्रेशन 8 सेल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। मेमल्स में जीन एक्सप्रेस का भी स्टार्ट हो जाते हैं 8 सेल के आसपास। सभी सेल्स आपस में टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है, क्लीवेज के दौरान तो अलग ना हो जाए, टाइट जंक्शन से जुड़ी रहती है कभी पूछा जाए तो। पर अधेंशन मॉलिक्यूल लगे रहते हैं जिससे सेल आपस में एक दूसरे से अटैच रहती है। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक जीन है मिड ब्लास्टुला के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, जिसके बाद में अपना कार्य वो निर्धारित कर लेते हैं। ये इसका पूरा क्लीवेज का या विदलन का अपना पार्ट था छोटा सा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स तक जहाँ भी, ताकि अपने जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स वापस से अपने चैनल के ऊपर आ जाए और रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू गाइस।